नमस्कार। आज हम बात करेंगे रस निष्पत्ति के विषय में। सबसे पहले तो रस है क्या? अगर हम सामान्य रूप में इसे समझें तो यूँ कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। एक सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, जिन्हें हम सामान्यतः संचारी भाव भी कहते हैं, इन के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में जो संयोग और निष्पत्ति शब्द आए हैं, इन दोनों शब्दों को लेकर के अलग अलग आचार्यों ने इस सूत्र की अलग अलग व्याख्या की है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो यहाँ संयोग और निष्पत्ति, इसके आधार पर इस सूत्र की व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। 4 विद्वानों की सम्मति या उनके विचार हैं, वो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भट्ट लोलट, और उन्होंने संयोग और निष्पत्ति शब्द को लेकर के रस सूत्र की जो व्याख्या की है उसे हम सामान्यतः उत्पत्तिवाद कहते हैं। और उसका कारण ये है कि वो संयोग का अर्थ तो लेते हैं कार्य कारण संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ लेते हैं उत्पत्ति। और इसीलिए भट्ट लोलट ने जो सूत्र दिया है, जो सिद्धांत दिया है, वो उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। संयोग का अर्थ हुआ कार्य कारण संबंध और निष्पत्ति का अर्थ हुआ उत्पत्ति। रस काव्य या नाटक में वर्णित मूल पात्र में रहते हैं। भट्ट लोलट ये मानते हैं कि रस काव्य या नाटक में वर्णित मूल पात्र में रहता है जब नट या अभिनेता उन मूल पात्रों का आरोप कर वैसी ही वेशभूषा धारण कर अभिनय करते हैं, तो अभिनय की तल्लीनता के कारण दर्शक उनको मूल पात्र मान लेते हैं। अतः सामाजिक के हृदय में इन्हीं आरोपित पात्रों की आरोपित अनुभूति रस की उत्पत्ति का कारण बनती है। और इसीलिए इस सिद्धांत को हम उत्पत्तिवाद के नाम से जानते हैं, जहाँ संयोग का अर्थ लिया गया है कार्य कारण संबंध और निष्पत्ति का अर्थ लिया गया है उत्पत्ति। अब इसकी आलोचना भी हुई है, और आलोचना में जो विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उन तर्कों में सबसे उपयुक्त तर्क ये है कि भट्ट लोलट अपने उत्पत्तिवाद में रस को मूल पात्रों में मानते हैं, और अभिनेताओं में इसका आरोप। रस को मूल पात्रों में मान रहे हैं और अभिनेताओं में केवल उनका आरोप। लेकिन हम ये समझते हैं कि आरोप है वो वास्तविकता कैसे हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद ये है कि कारण कहीं और हो रहा है, कार्य कहीं और अनुभव कहीं और। यही इस उत्पत्तिवाद सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है। भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद के बाद जो दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वो है शंकुक का अनुमितिवाद। अपने अनुमितिवाद में वे संयोग का अर्थ मानते हैं अनुमाप्य अनुमापक संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ मानते हैं अनुमिति, और रस है अनुमानित। निष्पत्ति का अर्थ वे अनुमिति मानते हैं और उनके अनुसार रस है वो अनुमानित है। अभी व्याख्या में वो इन दोनों को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जब हम किसी अभिनेता को मूल पात्र का अभिनय करते हुए देखते हैं तो हम ये अनुमान कर लेते हैं कि अभिनेता ही मूल पात्र है। अभिनय की तल्लीनता के कारण सामाजिक का यह अनुमान इतना दृढ़ हो जाता है कि वह मूल पात्र और अभिनेता का जो भेद है वो भेद भूल जाता है, और इस अनुमान से ही सहृदय सामाजिक को
स्वादन होने लगता है। ये तो हो गई इनकी व्याख्या। इस व्याख्या के आलोचना में भी कुछ बिंदु उभर करके हमारे सामने आते हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि अनुमित ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से अधिक आनंद देने वाला कैसे हो सकता है, पहला। और दूसरा, रस और भाव तो अनुभव के विषय होते हैं, अनुमान के नहीं। ये दो आलोचना संकुक के अनुमितिवाद के विलोम में रखी जाती हैं। तीसरा जो सिद्धांत रस सूत्र की व्याख्या को लेकर के प्रचलित है वो है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। पहला भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, दूसरा संकुक का अनुमितिवाद, और तीसरा भट्ट नायक का भुक्तिवाद। इस भुक्तिवाद के सिद्धांत में संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति, और रस है भोज्य। भुक्तिवाद के अंतर्गत भट्ट नायक ने क्या माना है, वो इसकी व्याख्या किस तरीके से करते हैं। वो ये कहते हैं कि काव्य के पठन, श्रवण और नाटक के दर्शन से पहले सामाजिक को अर्थबोध होता है। पात्र मन की आंखों के सामने प्रकट होते हैं और उनका साधारणीकरण हो जाता है। ये साधारणीकरण अलग सिद्धांत है, आगे चल करके इसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। सहृदय स्वत्व के बंधन से मुक्त हो कुछ क्षणों के लिए सांसारिक विषयों से दूर हट जाता है। इस क्रिया को भावत्व व्यापार कहते हैं। सामाजिक के मन में या सामाजिक के मन से तम रज गुण तिरोहित हो जाते हैं और सत्व का उद्रेक हो जाता है और उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये सिद्धांत क्या है? भुक्तिवाद। इसकी भी आलोचना इस तरह से की गई है कि भावत्व और भोजकत्व जो व्यापार है उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। सामाजिक दूसरा ये है कि सामाजिक जिन भावों का रस रूप आस्वादन करता है वे अभिनेता के साधारणीकृत स्थायी भाव होते हैं। 3 रस सूत्र की व्याख्या में 3 सिद्धांत अभी तक हमने पढ़े। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, संकुक का अनुमितिवाद और भट्ट नायक का भुक्तिवाद। चौथा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। यहाँ संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और रस अभिव्यक्त होने वाला तत्व है। वे इसकी व्याख्या इस तरीके से करते हैं कि प्रत्येक सामाजिक में स्थायी भाव संस्कार रूप में विद्यमान होते हैं। प्रत्येक सामाजिक में स्थायी भाव संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। विशेष अवसरों पर अनुकूल स्थिति में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ये अव्यक्त स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। इन भावों का साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण भट्ट नायक के भुक्तिवाद में भी आया था और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद में भी। यही साधारणीकृत स्थायी भाव पूर्णतया उद्बुद्ध होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं। यही आनंद दशा है और इस आनंदानुभव को ही विद्वानों ने रस कहा है। ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि रस एक सामान्य सी परिभाषा कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और दूसरा सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के या व्यभिचारी या संचारी भी जिसे हम कहते हैं भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और संयोग और निष्पत्ति
शब्द को लेकर इस रस सूत्र की अलग अलग व्याख्याएं हुई है, जिनमें भट्टलोट की उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।